अच्छा ये बताओ, तुनिसिया सुने हो तुम लोग? तुनिसिया सुने हो? अरब स्प्रिंग जानते हो तुम लोग? अरब स्प्रिंग, जिसकी वजह से पूरा मिडल ईस्ट में चेंज आया है। अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था तुनिसिया से, समझे? और ये अरब स्प्रिंग का मतलब एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, समझे? और ये जो मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था ना, ये फ्रूट सेलर से स्टार्ट हुआ था। जो फ्रूट बेच रहा था उसको कोई मार दिया, इससे रिलेटेड इशू था। और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा वेब चला, वेब मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट चला। और वो इतना बड़ा आंधी था स्टूडेंट, ये 2011 में हुआ था। इतना बड़ा आंधी था कि अच्छा सरकार ढल गया। और यहाँ पे मिडिल ईस्ट लोग पूरा प्रयास किए कि हम बचाएंगे इस मूवमेंट से। कई बच पाया, कई खत्म हो गया। तो इतना बड़ा आंदोलन स्टार्ट हुआ था तुम्हारा तुनिसिया से। मगर फिर भी जिस कंट्री से इतना बड़ा आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिस कंट्री से इतना बड़ा सोशल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वो कंट्री ने अपने आप को बचा लिया और वहाँ पे फिर डेमोक्रेसी बहाल कर दिया। मगर उस कंट्री से स्टार्ट होकर दूसरे कंट्री में गया था, दूसरा कंट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ये है हिस्ट्री तुनिसिया का। तो कोई बोलेगा कि अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो झट से बोल दोगे तुनिसिया है अभी। मगर देखो ये 2011 का बात है, 2011 और 12 का बात है। और अभी क्या चल रहा है बताओ? 2022-23 है ना? तो अभी फिर तुनिसिया का स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मगर इतना फ्रजाइल सिस्टम में भी, इतना खतरनाक दौर में भी तुनिसिया ने अपने आप को संभाल के रखा था, डिस्पाइट ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग सोशल मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ अरब स्प्रिंग। तो देखो अभी मामला क्या है, ये थोड़ा सा पीछे वाला जोड़ दिए। वही लिखा है कि तुनिसिया इज वंस अगेन इन द न्यूज। हुआ क्या है? आइवरी कोस्ट। कहाँ पे है आइवरी कोस्ट? जानते हो तुम आइवरी कोस्ट? आइवरी कोस्ट नहीं पता है यार? अफ्रीका का यही पार्ट तो है आइवरी कोस्ट। देखो ये गिनी है, आइवरी कोस्ट यहीं पे होगा। देखो घाना हो गया, देखो तो स्टूडेंट यहीं इसी के आसपास होगा, दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ कहाँ पे है? यहीं पे गिनी, गिनी है यहाँ पे। देखो तो वहाँ पे देखो तो आइवरी कोस्ट यहीं पे होगा, इसी जगह पे, दिख नहीं रहा। हाँ घाना ही होगा ना। हाँ अच्छा कौन सा है? देखो जरा, हाँ ये आइवरी कोस्ट यही ना है ये गाना। दिस इज गाना। हाँ यही आइवरी कोस्ट। दूसरा नाम लिखा है ये देखो ये वाला एरिया, ठीक है? लिखा नहीं है डायरेक्ट। देखो ये वाला एरिया बिल्कुल, ये देखो ये न्यूज़ में रहा है। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ में क्या है? कंस्पिरेसी एलिगेशन बाय तुनिसिया। तुनिसिया ने कहा है कि आइवरी कोस्ट और गिनी ने बहुत सारे एयरक्राफ्ट को छोड़ा है। सॉरी, आइवरी कोस्ट और गिनी ने क्या किया? अपना एयरक्राफ्ट भेजा है बहुत सारे लोगों को तुनिसिया से लाने के लिए। जैसे हम संकट मोचन चलाए थे ना, जैसे हमने ऑपरेशन गंगा चलाया ना यूक्रेन से स्टूडेंट लाने के लिए, उसी तरह ये भी एयरक्राफ्ट भेजा है। किसने? आइवरी कोस्ट और तुम्हारा गिनी ने। ये दो कंट्री है अफ्रीका का। क्योंकि वहाँ के जो तुनिसिया के जो प्रेसिडेंट है, जिसका नाम कियास साइद है, उन्होंने कहा है कि ये जो बाहर से जो आदमी आया है सब सहारन अफ्रीका से, ये हमारे कंट्री में क्राइम क्रिएट कर रहा है, बर्बाद कर, और ये हमारे तुनिसिया का डेमोग्राफी को बदलना चाहता है। हम कल बताए थे ना जेनोफोबिक और बताए थे। ये पूरा वर्ल्ड में कॉमन चीज़ है अब तो, कि बाहर का आदमी को कोई देखना नहीं चाहता है। इसलिए मजबूर होकर ये दोनों कंट्री का आदमी लोग भेजा है, ये दोनों कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो भेजा है अपना एयरक्राफ्ट कि ठीक है हमारा नागरिक को हम वापस ले आएंगे, क्योंकि उसके नागरिक पे आरोप लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी रच रहा है और अभी डिस्टेबलाइज होने के कगार पे है या फिर हो भी गया है। जबकि तुनिसिया ऐसा एक कंट्री रहा है कि वो स्टैंड किया था अच्छे से अरब स्प्रिंग के टाइम में ही। समझ गए ये इशू है। और उसका कैपिटल देखो तुनिस है, ठीक है? तुनिसिया कैपिटल तुनिस। आगे देखते हैं एल सल्वाडोर। देखो न्यूज़ में रहता है हमेशा ये एल सल्वाडोर, है ना? दिख रहा है तुम लोग को? साफ दिख जाएगा। देखो फिगर भी दिया गया अच्छे से। अब देखो कहा जाए ना तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है बदमाशी, किडनैपिंग, टॉर्चरिंग, इस जगह पे सब ज़्यादा होता है। ये जो कोस्टा रिका है, निकारागुआ है और एल सल्वाडोर है, बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो 2% जो सल्वाडोरियंस है, यानी कि एल सल्वाडोर में रहने वाले लोग हैं, वो तो जेल में है। ये हालत 2%, बहुत बड़ा आबादी होता है ना 2%, वो जेल में है। ये स्थिति है क्या कि हर कोई आदमी किडनैपिंग में इन्वॉल्व है वहाँ पे। सबसे अनसेफ माना जाता है वर्ल्ड का, कोई विजिट करने भी नहीं जाता है। यहाँ पे ड्रग्स ट्रैफिकिंग दुनिया भर का चीज़ होता है। देखो तो ओपनिंग केम ए ईयर आफ्टर
मिस्टर बुर्के इंट्रोड्यूस, जो कि प्रेसिडेंट है वहाँ के, उन्होंने क्या स्टेट इमरजेंसी लगा दिया ताकि ये गैंग वायलेंस से लड़ सके, क्योंकि पूरा इसका गैंग होता है, समझे, पूरा ग्रुप होता है, कोई भी जा रहा है किनारे से झट से पकड़ के किडनैपिंग कर देगा उसका, बहुत खतरनाक स्थिति है इसका, समझे। और 2% जो एडल्ट है वहाँ के एल सल्वाडोर के, वो अभी जेल के अंदर है। तो देखो बुकेले वो प्रेसिडेंट है तुम्हारा एल सल्वाडोर का, और उन्होंने क्या किया, एक सेंटर खोला है, और उस सेंटर में टेररिज्म से रिलेटेड जो लोग हैं वो 40,000 लोग भर्ती है अंदर, मतलब भर्ती करके रख दिया, उसको अंदर रख दिया है और डंडा खा रहा है वो बैठ के। सब ये गैंग वायलेंस, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किडनैपिंग में इन्वॉल्व है, मर्डरिंग में इन्वॉल्व है, बहुत उधर का स्थिति और ख़राब है, समझ गए थे, इसलिए न्यूज़ में आया था। दूसरा देखो नॉर्थ कोरिया, बाबू नॉर्थ कोरिया भी तो उतना ही न्यूज़ में आता है। नॉर्थ कोरिया में फूड शॉर्टेज हो गया। नॉर्थ कोरिया जहाँ पे जानते हो ना, मोटा है, किम जोंग है, कितना न्यूज़ बनता है उसके बारे में उस आदमी के बारे में क्या कहे अब, वो एक ऐसा कंट्री है कि ऐसा करके बैठा हुआ है, उसको देखो न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे ना, एक तो देखो क्लोज्ड इकोनॉमी है नॉर्थ कोरिया, किसी को पता नहीं है कि नॉर्थ कोरिया में चल क्या रहा है, अंदर क्या होता नहीं होता है। अब तुम लोग को यदि मैं स्टोरी बताऊंगा ना नॉर्थ कोरिया का, तो तुम लोग हंसोगे भी और रोओगे भी, इतना बुरा स्थिति है। जैसे मान लो कि किम जोंग का कोई आदमी मर गया तो हर आदमी के आंख में आंसू होना चाहिए, ठीक है, हर आदमी, किसी के आंख में आंसू नहीं है तो हो गया, फिर उसके रिलेटिव के आंख में आंसू आ जाएगा, वो उसको मार दिया जाएगा डायरेक्ट। किम जोंग चले तो सब लड़का लड़की को दौड़ के जाना है, उसे गला मिलना है, उसे वो करना है, मतलब हिपोक्रेसी है बहुत स्थिति खराब है। और हर समय न्यूज़ जो वहाँ का न्यूज़ चलता है उसमें किम जोंग का ही बात होता है, हमारे किम जोंग यो कर रहे हैं, हमारे जब मोदी जी जैसे करते हैं अभी उसी तरह मोदी जी, चलो थोड़ा मोदी जी के बारे में तो गलत भी पता चल जाता है हम लोग मीडिया के द्वारा, यहाँ पता नहीं चलता है, पूरा तंत्र ही कैप्चर करके रखा है। और यदि नॉर्थ कोरिया यदि अभी भी जी पा रहा है तो उसका सबसे पहला श्रेय जाता है चाइना को, चाइना रखा है उसको पाल के, काम आएगा। अब बीच बीच में किधर भपकी देता है ना यूनाइटेड स्टेट्स को कि हम भी न्यूक्लियर है। देखो अब यूनाइटेड स्टेट्स बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, हालांकि बहुत पावरफुल है, इसको तो ऐसे मचल देता, जब जापान को ऐसे मचल दिया उस समय, तो अभी समझ रहे हो ना कैसे वो उसको खत्म कर देगा, मगर डर है ना, ये सनक है, कुछ भी फोड़ देगा तो बम फोड़ देगा, तो वो जापान को डराता है सर। हाँ, यूएसए को डायरेक्ट नहीं डराता है, जापान के थ्रू यूएसए को डराता है, वो तो जापान को खत्म करेंगे वो जितना में। अब इसलिए देखो साउथ कोरिया में मिलिट्री ड्रिल चलता है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो देखो यहाँ पे अब ये सब, अब देखो ये सोचने वाली बात है कि आखिर नॉर्थ कोरिया किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है स्टूडेंट, तो तुम लोग को बहुत कम आदमी को पता होगा, रसिया के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, बहुत अच्छा। एक तरफ येलो सी है, एक तरफ तुम्हारा उधर सी ऑफ जापान है, देख रहे हो ना। तो जो स्टेट मीडिया है नॉर्थ कोरिया का, वो कहा है कि जो हमारा कंट्री का प्रीमियर है वही किम जोंग, ठीक है ना, उन्होंने अब जब मीटिंग हुआ था तो उन्होंने कहा था कि यस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, नहीं तो दिक्कत होगा फिर, क्योंकि क्राइसिस हो गया, फूड क्राइसिस हो गया, जस्ट लाइक श्रीलंका में देखे थे ना तुम लोग कितना फूड क्राइसिस हुआ था, क्योंकि रातों रात डिसीजन लिया गया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। एक दिन में ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है क्या, याद है तुम लोग, कुछ भी याद है, बताए थे क्लास में। हाँ आगे देखो, बिहाइंड द कर्टन अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है, देखो बाबू बहुत बुरा स्थिति है। ईरान में जो जुडिशरी चीफ है, वहाँ के जो चीफ जस्टिस है कह सकते हो, उन्होंने कहा है कि महिलाओं को तो हिजाब पहनना पड़ेगा, यदि महिला हिजाब नहीं पहनेगी तो पनिशमेंट होगा बढ़िया से। बताओ, चीफ जस्टिस सब बोल रहा है ये सब चीज़, बुझ रहा है, तो उस हिसाब से तो हमारा कितना बढ़िया चीफ जस्टिस है, ठीक है ना। अभी देखो सेक्शन वही होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बात हो रहा है ना, अभी वहाँ पे चार या छः जज का बेंच बैठा हुआ है, देखो अभी आ जाएगा रिपोर्ट 1-2 दिन में, कि जुडिशरी चीफ के हिसाब से देखा जाए तो क्या बोल रहे हैं कि यदि एक हिजाब, यदि कोई हिजाब निकालता है, हिजाब वही जो चेहरा देख रहे हो ना इसे, ठीक है, इसका मतलब है कि इस इस्लामिक रिपब्लिक जो ईरान का है उसका वैल्यूज़ को वो बर्बाद कर रहा है, और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा। देखते हो तो ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, हिजाब को लेकर कितना बड़ा आंदोलन चला ईरान में, लग रहा था कि ये आंदोलन पूरा ख़त्म ही कर देगा, और उसके बाद वो ओलंपिक हुआ, वहाँ पे भी सब प्रोटेस्ट किया है, उसके बावजूद देखता है, ये करेक्ट बात है, सत्ता ना बहुत मुश्किल है, पब्लिक भले ही करे, बट तुम्हारे पास आर्मी का तंत्र है,
बहुत मुश्किल हो जाएगा, पब्लिक निकलेगा फिर भी तुमको आज़ादी नहीं मिल सकता, इतना मुश्किल है आज़ादी पाना। क्या हुआ हांगकांग में बताओ जरा, इतना प्रोटेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सोचने वाली बात है कि आदमी घर से निकलने के बाद भी आज़ादी नहीं मिल पाता है उसको, लेकिन इतना मजबूत होता है स्टेट सब। क्या होगा स्टेट को, क्या फर्क पड़ेगा, 100 आदमी मरेगा, 1000 आदमी मरेगा, नो मेंशन। तो अब बहुत मुश्किल चीज़ है। देखो ये हो गया। अब उधर अफगानिस्तान का स्थिति देखो, अफगान यूनिवर्सिटी ठीक है, अब विंटर ब्रेक के बाद खुला, ठीक है। अभी भी देखो महिलाओं को तो अभी भी तालिबान अथॉरिटी में कहीं पे भी जगह नहीं है। महिला अब वहाँ पे सिविल सर्विस का तैयारी नहीं कर सकती है, महिला वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकती, यानी कि कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे देखो तालिबान गवर्नमेंट जिस तरह का बैन लगाई है उस पर, और पुरुष को भी, काउंटर पार्ट को भी बोलिए कि देख रहा घर से महिला लोग को निकलने नहीं देना है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यदि महिला लोग पार्टिसिपेट करती है तो बाबू तुम्हारा खैर नहीं। अब इस तरह का देखते हो, महिलाओं को पढ़ने का कोई आज़ादी ही नहीं है अफगानिस्तान में। कितना तुम लोग को सौभाग्य है कि भारत जैसे कंट्री में हम लोग हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ के सुरती शर्मा भी बन सकते हैं। सही बात है ना, गर्व होना चाहिए ऐसे कंट्री पे हमें। आगे देखो, अब देखो ये मामला जो आया ना ट्राइक्लोजोल का आया है। ट्राइक्लोजोल बहुत अच्छी बात है। अब वो ट्राइक्लोजोल मतलब वही फंगिसाइड है। अब देखो वहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, है ना, ये जो ये तुमको राइस में ना ये दिख रहा होगा, वो पीला 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 कलर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ब्लास्ट डिजीजेस, ठीक है ना। ये ब्लास्ट डिजीजेस ये नाम है, राइस में ब्लास्ट डिजीज होता है, ठीक है। तो उस समय फंगिसाइड्स को यूज़ किया जाता है। फंगिसाइड मतलब जो तुम्हारा जितने भी फंगस वगैरह लगता है उसको खत्म करने के लिए फंगिसाइड्स यूज़ किया जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक इंसेक्टिसाइड्स, समझ गए ना। तो पहले सबसे बड़ा क्या दिक्कत था हमारे कंट्री में कि हम जो भी भेजते थे तो यूरोपियन यूनियन उसको बैन लगा देता था, बोलता था कि तुम लोग पेस्ट ज़्यादा यूज़ करता है, जितना लिमिट है उससे ज़्यादा तुम यूज़ करता है। तो अब फाइनली यूरोपियन यूनियन क्या किया है तुम्हारा कि 0.01 mg पर kg का पहले रिस्ट्रिक्शन था, अब वो बढ़ा के 0.01 और 0.09 कर दिया है। तो अच्छा खबर है भारत के लिए, क्योंकि भारत तो हर समय से मांग कर रहा था कि कम से कम आप 1 mg पर kg कर दीजिए। 1 mg पर kg कर दोगे तो हमारा राइस बहुत बढ़िया से बिक जाएगा यूरोप में, क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स बहुत यूज़ कर रहे होते हैं। बट यूरोपियन यूनियन क्या बोलता है कि नो, 0.01 तक ही अलाउ करेंगे। और अभी फाइनली जाके यूरोपियन यूनियन ने इस चीज़ को बढ़ा दिया है। अब यूरोपियन यूनियन 0.09 तक भी अलाउ कर सकता है। यानी कि कोई भी राइस है जिसमें हम फंगिसाइड्स यूज़ किए हैं, क्यों फंगिसाइड्स यूज़ किए हैं, ताकि फंगस वाला बीमारी को ख़त्म कर सके। यदि उसमें लिमिट 0.09 तक है तो फिर भी हमारा सामान बिक सकता है। पहले क्या था कि ये लिमिट 0.01 तक था, इसलिए यही कारण है कि हमारा जो क्रॉप है वहाँ नहीं बिक पाता था और रास्ते से ही भगा देता था। बात समझे, क्योंकि वहाँ तो स्ट्रिक्ट रूल्स है। तो अब इंडिया क्या मांग कर रहा था, इंडिया 1 का मांग कर रहा था। मैं 0.01 आ गया तो हम कहेंगे कि हमारा बहुत सारा सामान ना अब पास हो सकता है वहाँ पे, इसलिए न्यूज़ आया है ये। अब दूसरा 69 देखो स्टूडेंट, अब जानते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में टेक वार चल रहा है। टेक वार चल रहा है ना, हम लोगों ने देखा ना कि कैसे सोलर पैनल पे चाइना ने क्या बोला कि अब हम वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करने वाले हैं, पूरा हम लगा रहे हैं, अब हम एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं, बोला ना। अब उसमें हम लोग बात भी किए थे टेक्नोलॉजी, जो सोलर टेक्नोलॉजी में जो होता है, फर्स्ट में पॉलीसिलिकॉन, हाँ पॉलीसिलिकॉन, उसके बाद क्या था इनगॉट, करेक्ट, उसमें वेफर, उसके बाद फिर क्या था बताओ, सेल था एंड मॉड्यूल था। 5 स्टेज था ना। तो पॉलीसिलिकॉन वाला, इनगॉट वाला और तुम्हारा वेफर वाला, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो क्या बोला कि हम नहीं बेचेंगे। तो उसका बटरफ्लाई इम्पैक्ट हमारे भारत में पड़ता कि नहीं पड़ता। बटरफ्लाई इम्पैक्ट बताए थे ना स्टूडेंट कि हो रहा है युद्ध किसी के बीच में, बट उसका असर किसी और को पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। तो सिमिलर न्यूज़ है, वो भी इसलिए कवर कर दिए। ये भी न्यूज़ है कि यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि जो जितने भी चीप मेकिंग टेक्नोलॉजी है, अब उस पर हम तो तुमको एक्सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी भी चीप मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे फर्स्ट है। वहाँ पे तुम्हारा 5 नैनो वाला जो एकदम छोटा साइज का भी अभी भी चिप बनता है, मगर चाइना लोग का कितना है, 40 है, 50 है। तो चाइनीज़ लोग भी चाहता है कि हमारा क्या हो कि छोटा छोटा चिप बने, क्योंकि जितना छोटा चिप बनेगा उतना ही कंप्यूटिंग पावर बढ़ता है, उतना ही प्रोसेसिंग बढ़ता है। यही कारण है कि इतना छोटा मोबाइल में इतना कुछ देख पाते हैं हम लोग। पहले देखते थे कि इतना कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना छोटा मोबाइल में इतना कुछ फंक्शन हो सकता है। आज जितना ट्रांजिस्टर छोटा होगा
जितना नैनो वाला होगा 1 का 5 का उतना ही बेहतरीन कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग होगा। और ये चीज़ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है पूरा यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। अब यूनाइटेड स्टेट बोला कि हम नहीं बेचेंगे, जाओ। अब वो भी बोला कि हम सोलर पैनल नहीं बेचेंगे, तुम जाओ। तो अब जाओ जाओ वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे से कंट्री को असर पड़ता है, समझे। वही चीज़ न्यूज़ में आया है, देखो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि भाई हम टाइट करने वाले हैं, हम चीप मैन्युफैक्चरिंग मेकिंग टेक्नोलॉजी तुमको देने वाले हैं नहीं, ठीक है। क्योंकि इसका मानना ये है कि जितने भी टेक्नोलॉजी है ना, चाइना चोरी के लिए जाना जाता है। तो अब जब बेचेगा तो चाइना क्या करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा उसको बैठ के और काम करेगा वहाँ पे। तो इसलिए चाहता है कि यदि चाइना के पास यदि चला जाएगा तो चाइना अपने मिलिट्री डिफेंस में यूज़ करेगा इस चीज़ को। और हम जानते हैं कि चाइना अभी इतना आगे चला गया है स्टूडेंट कि चाइना लोग तो अब आर्मी लोग को ये दे रहा है, स्टेरॉइड दे रहा है, इंजेक्शन दे रहा है कि इसकी कैपेबिलिटी बढ़े। ये भी आरोप लगा है चाइना के ऊपर। अब बताओ इंजेक्शन लगा के वो लोग पावर बढ़ा रहा है, ये हालत है। और चाइना का जानते नहीं हो कि चाइना कहाँ पहुँच गया। देखो कल का न्यूज़ था डे टू डे करंट अफेयर्स में, क्या बताए थे, चाइना नीचे मैरिना ट्रेंच के नीचे गया था, 10,000 फीट से नीचे गया था। तो फिर वो नोडल्स वहाँ पे ढूंढ रहा है, कार्बन ढूंढ रहा है जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। तो अब हेजेमोनी का चैलेंज हुआ कि नहीं हुआ। यूनाइटेड स्टेट जो कि पूरा 50 साल तक राज किया है, उसके सामने में कोई हीरो बन रहा है तो उसको पसंद आएगा ये चीज़? बिल्कुल नहीं आएगा। अभी तो दुनिया मल्टीपोलर है स्टूडेंट, यूनिपोलर नहीं है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं है, अब चाइना भी है और भी बहुत, इंडिया भी है, इंडिया कम नहीं है। चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया का शरण में आना ही पड़ेगा। बिना इंडिया को साधे हुए कुछ नहीं हो सकता चाइना का। और उधर चाइना है वो रसिया को रखता है अपने हाथ में, बट रसिया है अपना सॉवरेनिटी को खो नहीं सकता क्योंकि रसिया पावर रहा है। जो शेर तो शेर ही होता है ना, रसा तो शेर रहा है ना। वो तो व्लादिमीर पुतिन ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया है। बीच में बताओ खत्म हुआ है ना, यूएसएसआर टूटा। पहली बार है कि यूएसएसआर टूटने के बाद कोई ऐसा प्रेसिडेंट बना है रसा में जो कि रसा को फिर उसी एरा में ले जा रहा है, वो व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन का बयान क्या है कि जब रसिया रहेगा नहीं तो आदमी लोग काहे रहेगा, दूसरा आदमी लोग बम फोड़ देंगे, खत्म कर देंगे सबको। देख रहे हो कितना खतरनाक स्टेटमेंट है, बात समझे। सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, समझे। ये अलग अलग हाइड्रोजन होता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ग्रे हाइड्रोजन का। देखो ग्रे हाइड्रोजन का मतलब है जो कुछ मीथेन के प्रोसेस से जो हाइड्रोजन निकले, डेट इज कॉल्ड ग्रे हाइड्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा निकलता है। ब्लैक हाइड्रोजन का मतलब क्या है, जब हाइड्रोजन बनाते हो और जो रिलीज होता है कार्बन को यदि स्टोर करके नीचे दफन कर लिया जाए तो उस समय जो भी हाइड्रोजन क्रिएट हुआ डेट इज कॉल्ड ब्लैक हाइड्रोजन, समझ गए। ग्रीन हाइड्रोजन तो बहुत बार पढ़े हो। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब जो इलेक्ट्रोलाइजर है, H2O को ब्रेक करते हो जो हाइड्रोजन निकलता है डेट इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। अब पिंक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, बताओ तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिंक हाइड्रोजन। तो देखो तो थोड़ा पिंक हाइड्रोजन का भूल गए, देखो तो जरा, देखो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिंक हाइड्रोजन। अभी थोड़ा एक वर्ड दो, दिमाग में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो H2O को ब्रेक करो, एमोनिया और दोनों H2O दोनों। ब्लैक हाइड्रोजन जहाँ पे हाइड्रोजन जब हम क्रिएट कर रहे हैं, जो कार्बन निकल रहा है, कार्बन को रिकैप्चर कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रोसिस पावर बाय न्यूक्लियर एनर्जी से निकलता है। हाँ वेरी गुड, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो निकलता है हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड पिंक हाइड्रोजन, समझ गए। बहुत बहुत अच्छा, मैं भूल गया क्योंकि बहुत सारा हाइड्रोजन है यहाँ पे। पिंक हाइड्रोजन जो लिख लो, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो निकलता है। वेरी गुड, बता दिए ना सब कुछ। हाँ ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है बताओ तो, लिखो तो, देखो तो ब्राउन हाइड्रोजन, ये दिमाग से निकल गया, ये बहुत न्यूज़ में चला था 2 साल पहले। देखो 23 से देखो ब्राउन हाइड्रोजन, हाँ वेरी गुड, जो फॉसिल फ्यूल से निकलता है, लिख लो जल्दी से। जो हाइड्रोजन तुम्हारा फॉसिल फ्यूल से जो इमर्ज होता है दैट इज कॉल्ड ब्राउन हाइड्रोजन। बता दिए ना सबका बता दिए, फिर से मैं बता देता हूँ। देखो ब्राउन हाइड्रोजन का मतलब जो फॉसिल फ्यूल से निकले, लिख रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं लिख रहे हो तो दिमाग में लिख लो। ब्राउन हाइड्रोजन मतलब जो फॉसिल फ्यूल से निकले हाइड्रोजन। देखो सिविल सर्विस 2021 में पूछा है ये सवाल, इसलिए यहाँ पे दिया है। ब्राउन हाइड्रोजन जो फॉसिल फ्यूल से निकले। ग्रे हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोजन जो कि मीथेन प्रोसेस से निकलता है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन निकलता है वो ग्रे हाइड्रोजन ही निकलता है क्योंकि मीथेन प्रोसेस से निकलता है वो, समझे। ब्लैक हाइड्रोजन का मतलब जब हाइड्रोजन को हम क्रिएट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है उसको रिकैप्चर करके हम स्टोर कर ले रहे हैं अर्थ के अंदर ही, दैट इज कॉल्ड ब्लैक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर से निकले।
और ग्रीन हाइड्रोजन मतलब जो H2O को ब्रेक करके, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है ये, और H2O को ब्रेक करने के लिए भी हमारा कौन सा एनर्जी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। अब समझ में आ गया ना, चलो ये हो गया, सब हाइड्रोजन हो गया। दूसरा देखते हैं कि क्या होता है ट्री मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एट नेशनल लेवल। देखो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव मतलब क्या कि एक राज्य में ना हो, एक राज्य से ज़्यादा राज्य में हो, यही ना होता मल्टी स्टेट। अब तो यूनियन मिनिस्ट्री भी ले लिया इस चीज़ का चार्ज, वी हैव सीन। तो इसमें ट्री मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में 3 चीज़ है। एक है तुम्हारा एक्सपोर्ट के लिए, कैसे हम एक्सपोर्ट करें कोई भी अपना सामान, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा एक रोल है एक्सपोर्ट का। दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्ट है वो कैसे उसको हम प्रमोट करें। देखो ना अपेडा कितना हमारा बर्बाद हो गया इंस्टीट्यूट। यूनाइटेड स्टेट्स क्या बोला अपेडा के बारे में, तुम लोग जानते हो ना, अरे क्लास में था ना तुम लोग, हाँ, कि थर्ड पार्टी वाला जो देता है ये लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन वाला वो गलत है। अपेडा और थर्ड वाला भी एक होगा, हम भूल गए। तो 3 है तुम्हारा। एक फर्स्ट वन क्या है तुम्हारा, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। सेकंड क्या है तुम्हारा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ऑर्गेनिक तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसको करना। देखो तो ट्री मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव देखो तो उसमें 3 गोल्स देखो तो 23 है। अरे तुम लोग इंटरनेट चलाओ ना, कितना हम मेमोरी पावर में याद रखेंगे, इसका बहुत लंबा कहानी है इस सब चीज़ का। अभी रिसेंटली डिसीजन लिया गया है सरकार की तरफ। देखो तो अरे वॉइस करो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना बाबू, खाली पढ़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कभी टाइप नहीं करते हम, या रेयरली टाइप करते हैं। जब बोलने से होता है तो बोलो जैसे। देखो तो तेजी से देखो तो बुरा जाएगा इसमें। एक तो एक्सपोर्ट हो गया, एक तुम्हारा ऑर्गेनिक तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया, और तीसरा क्या था मैं भूल गया हूँ, तीसरा शायद फिशरी का था क्या, देखो तो। अच्छा हाँ ठीक, तो बोले फोटो देखो तो समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। एक तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं इसका, एक फर्स्ट का हो गया ना ये वाला, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो गया ये फर्स्ट वाला। और एक तुम्हारा हाँ सीड का, सीड याद आया, सीड है। एक सीड का होना चाहिए। देखो सीड पे बहुत बात हुआ ना कि सीड कैसा होना चाहिए, तो सीड को लेके एक कल्चर डेवलप करना। तो फर्स्ट सीड होगा, सेकंड वन ऑर्गेनिक होगा, और थर्ड तुम्हारा एक्सपोर्ट होगा। ये 3 चीज़ लिख लेना, वहाँ पे भूल जाएगा तुम लोग भी। यहाँ पे देखते हैं मिसल्स और रूबेला क्या होता है। अब देखो दोनों का ही डायग्राम दिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। मिसल्स और रूबेला बहुत खतरनाक है स्टूडेंट। मिसल्स और रूबेला दोनों के लिए MMR वैक्सीन दिया जाता है। मिसल्स के लिए 2 डोज दिया जाता है, रूबेला के लिए 1 डोज दिया जाता है। MMR पड़ता है, MMR समझते हो ना, मम्स बताए होंगे कभी। MMR का मतलब मम्स है, रेबिस है, मम्स हो गया, मिसल्स हो गया, रेबिस हो गया। ये जो तुम्हारा वैक्सीन आता है, मिसल्स के लिए 2 वैक्सीन दिया जाता है, रूबेला के लिए 1 दिया जाता है, ठीक है। और मिसल्स के लिए हार्ड इम्यूनिटी क्रिएट करना है तो 90 to 95% होना चाहिए वैक्सीनेशन, बताए थे ना। और वर्ल्ड में ये अचीव नहीं हुआ अभी तक। वाई आर द गवर्नमेंट अक्रॉस ग्लोब फाइंड इट डिफिकल्ट टू एलिमिनेट मिसल्स। मिसल्स क्यों प्रॉब्लम हो रहा है वर्ल्ड में, आलोक बताओ तो। मिसल्स वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अभी भी वैक्सीनेशन जो है 80%, 75 to 80% ही है। हकीकत में कितना वैक्सीनेशन होना चाहिए, 90 to 95% तक होना चाहिए। यही रीजन है, समझ गए ना। थोड़ा और चेक कर लेना। H3N2 वायरस क्या समझते हो, जो कि अभी बहुत फेमस है, अभी बहुत चल रहा है। तो इसके बारे में जो भी समझते हो कल मैं समझाऊंगा तुम लोग को अच्छे से। इसके बारे में एक डेडिकेटेड एडिटोरियल्स कल बताएंगे, टोटल बताएंगे इसके बारे में। एडिटोरियल्स ही है, इस पर क्या रिपोर्ट आया है, कितना लोग का जीवन जा रहा है, ठीक है, क्या चीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है, बर्ड फ्लू, ये सब चीज़ समझेंगे कल क्लास में 48। तो आ जाओ यहाँ पे समझते हैं। आसाम मोडेम्स मीट ऑल टेक्निकल रिक्वायरमेंट। यहाँ से डे टू डे करंट अफेयर स्टार्ट होता है, जो अभी का न्यूज़ चल रहा है, समझ गए। वो पहले का जो आसपास का न्यूज़ था, याद करो। तुम लोग जो क्लास में बैठा हुआ है, तुम लोग याद करो, बताए थे ना कि जो राजा होते थे अहोम किंगडम, कितना लंबा समय तक रूल किया आसाम को, है ना। अब वो जो मरता था तो उसका एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता था। उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वही मैदान्स कहते हैं या मोडान्स कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो। तो अब इसी स्ट्रक्चर को ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेंटर बनाने की कोशिश है आसाम गवर्नमेंट को, क्योंकि है वो भव्य है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। तो इसका जितना भी टेक्निकल चीज़ था वो सब पास हो गया। अब बनाना नहीं बनाना यूनेस्को के हाथ में है, बट स्टेट गवर्नमेंट ने सब कुछ जितना भी रिक्वायरमेंट है वो सब कर दिया है। तो देखो इसलिए न्यूज़ में आया था। आसाम पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मैदान्स भी कहते हैं, जितने भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट था यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का, वो पूरा कर दिया है
ऐसा चीफ मिनिस्टर का बयान आया है। तो चेरोदियो हैज़ मोर देन 90 माइनॉरिटी, यानी कि असम का जो एरिया है चेरोदियो, वहाँ पे 90 से भी ज़्यादा तुम्हारा इस तरह का पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है। समझ गए? एक तरह से वो बरियल सिस्टम है। अहम के जो रूलर मरते थे तो इस तरह दफन किया जाता था उनको। और देखो ना वो कितना 600 साल तक राज किया है। मुगल को पानी पिलाया था ना अहम ने, औरंगजेब को, समझे, जब तक ब्रिटिश ना आया। बट ब्रिटिश जब 1820 में आया तो सत्ता परिवर्तन कर दिया। ब्रिटिश तो सबको हिला दिया है ना। मैं उससे पहले देखो मुगल ने भी नहीं हिलाया था उसको। ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या बात है ब्रिटिश में। टेक्नोलॉजी और ठीक से कॉपरेशन और लॉन्ग टर्म विजन लॉन्ग टर्म था। हाँ, और जानते हो कैप्टन कुक का जो हम लोग पढ़े हैं। चीफ मिनिस्टर के हिसाब से देखा जाए तो जो मैदान को जो नॉमिनेट किया गया है वही माउंट बरियल सिस्टम है अहोम किंगडम का। ये जितना भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है सब दे दिए है। अब डिपेंड करता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होगा कि नहीं होगा, वो चेक करके वो करेगा, यूनेस्को करेगा, उसका डिपार्टमेंट है। समझ गए? तो इसलिए ये न्यूज़ में आया है स्टूडेंट। अब देखो, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉल दैट द टेक्निकल कंप्लीटनेस ऑफ द नॉमिनेशन डज नॉट इम्प्लाई दैट। हाँ, अब टेक्निकल कंप्लीटनेस का मतलब ये नहीं कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का घोषित हो ही जाएगा, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है यूनेस्को के ऊपर। अब यूनेस्को देखेगा, अपना सब रिपोर्ट देखेगा, उसको सही लगेगा तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देगा। यदि ये वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर देगा तो भारत के लिए गौरव का विषय होगा फिर। समझे? दूसरा देखो, रियर स्पीसीज ऑफ हिमालयन ग्रिफन वल्चर वॉज रेस्क्यूड। देखो ये भी वन टाइप ऑफ वल्चर है, ठीक है। ये वल्चर को रेस्क्यू किया गया है। हिमालयन ग्रिफन वल्चर है, हिमालय में पाया जाना वल्चर, समझते हो ना, गिद्ध ही ना होता है जी, ठीक है। तो देखो हिमालयन वल्चर, या फिर इसका नाम दूसरा नाम भी है हिमालयन ग्रिफन वल्चर, जो कि तुम्हारा एज इट इज कॉल्ड ओल्ड वर्ल्ड वल्चर नेटिव टू द हिमालयस। क्या होता है ओल्ड वर्ल्ड? बताओ तो, पुराना दुनिया क्या होता है बताओ जरा। न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड में क्या अंतर है? खूब पढ़ा है ना तुम लोग, बताओ तो जरा। न्यू वर्ल्ड वर्सेस ओल्ड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? बताओ तो इंटरनेशनल रिलेशन वाला स्टूडेंट तुम बताओ। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये। ओल्ड वर्ल्ड का मतलब होता है यूरोप और एशिया, और न्यू वर्ल्ड मतलब, क्योंकि अमेरिका सब तो अभी डिस्कवर हुआ है, अमेरिका पहले कोई डिस्कवर थोड़ी हुआ था। तो अमेरिका न्यू वर्ल्ड है, और ओल्ड वर्ल्ड मतलब यूरोप और एशिया। तो बोला है कि ओल्ड वर्ल्ड का ये वल्चर है जो कि हिमालय में पाया जाता है और टिबेटन प्लेटू में पाया जाता है। समझ गए? ये इट इज़ वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट, ठीक है, जो पाया गया है वो बहुत बड़ा है। समझ गए ना? और इसका यदि IUCN का स्टेटस तुमको बताएं तो नियर थ्रेटन है, ठीक है, एज पर द IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट जानते हो ना तुम लोग, कई बार स्टेट बता चुके हैं तुम लोग को, बच्चे लोग। क्रिटिकली इंडेंजर होता है ना, ये नियर थ्रेटन है, यानी कि है आबादी अच्छा खासा है। और ये कितना एलिवेशन में पाया जाता है? तो लगभग तुम्हारा 1200 से लेके 5500 मीटर के ऊपर अल्टीट्यूड में पाया जाता है, वही हिमालय और टिबेटन प्लेट्यू में। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कोई पूछेगा केवल इंडिया में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। मंगोलिया, चाइना, भूटान, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे सब जगह पे पाए जाते हैं। तो इसका है स्पैनिंग बहुत दूर तक है। इंडिया तो क्यों नहीं होगा इंडिया तुम्हारा, ठीक है, इंडिया है, हिमालय से तो इंडिया आएगा, उसमें लिखा नहीं गया, इंडिया है, बिल्कुल है इंडिया, ठीक है ना, इंडिया है, क्यों नहीं होगा। देखो जो रेस्क्यू किया गया वो भी तो हिमालयन ग्रिफन इंडिया होगा, हिमालय इंडिया आता है, उसमें लिखा नहीं गया। चाइना, जब भूटान लिख दिया गया, नेपाल लिख दिया गया, तो इंडिया का ही नहीं होगा। 54 देखो स्टूडेंट, इंडिया होल्ड्स 25% ऑफ द DGS बर्डन ऑफ स्क्रब टाइपस। क्या होता है स्क्रब टाइपस? बताओ जरा। देखो अभी ना, कभी देखा है तुम लोग, इधर देखो तो मैं तुम लोग को रिलेट करवाता हूँ। कभी ऐसे बैठे हुए हो, हाथ पे कोई कीड़ा आ गया और उसके बाद पूरा फूंसी टाइप का हो गया और फूल गया, इस तरह का बीमारी साइरप टाइफस कहलाते हैं। मतलब जो नहीं कि सब बीमारी इस तरह का टाइफस ही हो, मगर ये कब होता है? जब मीट्स लावा स्टेज में हो। देखो अलग अलग इंसेक्ट का स्टेज होता है। माइट अंडा होता है, देखो अंडा होता है, अंडा के बाद लावा स्टेज आता है, उसके बाद फिर पुपा स्टेज आता है, फिर तुम्हारा एडल्ट स्टेज आता है, इस तरह होता है। जब अंडा लावा स्टेज में होता है तो यदि बैठ जाएगा शरीर में तो इस तरह का बीमारी हो सकता है। समझ गए? देखो स्क्रब टाइफस जो आदमी में आ रहा है, वही जब माइट्स लावा स्टेज में रहता है उसे काटने की वजह से आता है इस तरह का। बाइट्स पेनफुल नहीं रहता, इसलिए पता भी नहीं चल पाता है। यदि पेनफुल रहेगा तो पता चलेगा ना, पेनफुल नहीं रहता है, ठीक है। तो केवल लावा स्टेज वाला ही माइट इस तरह का प्रॉब्लम देता है।
ठीक है, स्पेशली रोडेंट्स में भी रहते हैं। रोडेंट्स मतलब वही जो रैट वाला जो प्रजाति है, छुछुंदर वाला जो प्रजाति है, उस सब में रहता है इस तरह का लावा स्टेज अटैच रहता है। हमारे आँख से देखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, और पेनफुल भी नहीं रहता, इसलिए पीपल रियलाइज ही नहीं कर पाता कि इंसेक्ट से कटा है कि नहीं कटा है। दिस इन्फेक्शन डज नॉट कॉज टिपिकल सिम्टम, और इसका कोई सिम्टम्स भी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, शुरू में इलाज नहीं हो पाता है। बट देखो गजब बात है कि मोर्टिलिटी रेट बहुत हाई है, 6% है मोर्टिलिटी रेट, यानी कि 100 आदमी काटा तो 6 आदमी चल जाएगा ऊपर, समझ गए ना। तो इस तरह का बात है, वही चीज़ बताया गया है। आगे देखो, चाइना हाइक्स डिफेंस स्पेंडिंग बाय 7.2%। चाइना पे तो आरोप लगता ही है कि चाइना जो अपना खर्च कर रहा है डिफेंस के ऊपर, वो पूरा दुनिया से वो हाइड करता है, छुपाता है, क्योंकि चाइना ज़्यादा खर्च करता है बट बताता नहीं है। अब देखो चाइना ऐसा कंट्री जहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी ना हो तो कुछ भी कर लेगा, जैसे कितना लोग मरा कोविड में किसको क्या पता है। बट यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री ऐसा है कि अपने डेटा को लेकर बहुत ट्रांसपेरेंट है, और इंडिया बीच में है। लोकतंत्र तो है मगर ट्रांसपेरेंसी उतना नहीं है हमारे कंट्री में। तो यहाँ पे देखो चाइना ने अनाउंस ए हाइक इन डिफेंस स्पेंडिंग बाय इतना, सेइंग द राइज वाज नीडेड टू डील विथ। अब देखो क्या बोल रहा है कि चाइना कि 7.2% यानी कि लगभग $225 बिलियन 2023 में वो खर्च करेगा, जो कि छुपाया है, इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से सिक्योरिटी चैलेंजेस है चाइना को। और देखो जी जिनपिंग आया है फिर से चुन के, जब जी जिनपिंग चुन के आया है बाबू तो लेगा ना, वो तो दिखाएगा दुनिया को, और वो तो खर्च करेगा ही करेगा। और हम जानते हैं कि जब से जी जिनपिंग आया है, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, वो पूरा दबदबा है उसमें। द एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ इज 5। अब देखो अभी जैसे ही जी जिनपिंग आया, देखो ये जो हम बताए थे ना कि जी जिनपिंग बन गया फिर से, तो देखो वही बोल रहा है कि अभी देखो चाइना एक टाइम में 10% से ग्रोथ करता था, अभी देखो चाइना मात्र 5% का प्रोजेक्ट कर रहा है, क्योंकि पता है। और चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने, तुम लोग बयान तो नहीं समझोगे बट तुम लोग को देखना चाहिए कि आखिर जब फिर से रीअपॉइंटमेंट हुआ चाइनीज़ प्रेसिडेंट का, जी जिनपिंग का, तो उस समय का उनका बयान क्या है। वो बोला कि पूरा दुनिया घेर रहा है हमको, और सही बात है, पूरा दुनिया घेर रहा है उसको, क्योंकि उसको सामान वामान बिकने नहीं दे रहा है, पूरा दुनिया ही घेर रहा है। तो इसलिए अब जब पूरा दुनिया घेर रहा है तो इतना बड़ा चैलेंजेस है, तो डिफेंस तो बढ़ाना पड़ेगा, रुकने वाला नहीं है। जी जिनपिंग भी ले जाएगा आगे, वार करवाएगा बहुत गंदा, और ताइवान को तो ख़त्म कर देगा ये, देखना ताइवान को ले लेगा ये अंदर, जिस हिसाब से ताइवान के ऊपर जो चल रहा है ना वो ले लेगा। अब फिर यूनाइटेड स्टेट्स आएगा, थोड़ा बहुत होगा, छोड़ देगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स काहे कीड़ा करेगा। अफगानिस्तान में किया था तो बहुत बैड एक्सपीरियंस है। ताइवान पास में है ना, जो पास में है उसको लेना आसान है। इस बार तो इस टेन्योर में लेगा ये। देखो यहाँ पे इसलिए चाइना ने बोला कि देखो हम ज़्यादा ग्रोथ उम्मीद नहीं करते हैं, 5% ही है, ठीक है, जो एनपीसी ने किया, नेशनल पीपल कांग्रेस। अब इसमें इतने मेंबर बैठे रहते, 3000 से भी ज़्यादा मेंबर बैठा रहता है। वहाँ का जो पार्लियामेंट है बाबू, ठीक है, वो पार्लियामेंट को बोलते हैं, हाँ, वो पार्लियामेंट का एक पर्टिकुलर नाम है, यहाँ पे दिया गया कि नहीं दिया गया पता नहीं, ठीक है, हाँ एनपीसी ही है, एक उसका चाइनीज़ नेम भी है, शायद नहीं दिया गया यहाँ पे, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। देखो हाँ ये किग्योंग दिया गया है ना वहाँ पे रेड कलर, हाँ किग्योंग, ठीक है, आउट गोइंग प्रीमियर ली, हाँ किग्योंग डिलीवर, हाँ ये प्रीमियर, हाँ ली किग्योंग है, वो पार्लियामेंट का नाम ली किग्योंग है, जहाँ पे 3000 से ज़्यादा मेंबर बैठते हैं, बट वो नाम के लिए जो भी डिसीजन लेना होता है प्रेसिडेंट ही लेते हैं। अब आउट गोइंग जो प्रीमियर ली है, अच्छा आउट गोइंग जो प्रीमियर है यानी कि जो जा रहे हैं, उसने अपना स्पीच दिया, और मिस्टर ली क्विंग, जो ली क्विंग है, सॉरी मिस्टर ली क्विंग, गलत बता दिया, रुक जाओ, अब रुको, ये ली क्विंग आदमी का ही नाम है, ठीक है, मैं अभी नाम याद करके आया था, मैं भूल गया, वहाँ एक पर्टिकुलर नाम चलता है। ये ली क्विंग कौन है पता है, जो प्राइम मिनिस्टर का पद है वहाँ पे, सेकेंड हाईएस्ट, नाम के लिए है, वो ख़त्म हो गया। देखो यदि वो भी पावरफुल होता तो वो भी आगे बढ़ता ना। जी जिनपिंग ने क्या किया कि उसका जो प्रिय आदमी है उसको रिप्लेस करवा दिया, और प्रिय आदमी पता है कौन है, वही आदमी है जिसने पूरा बोला कि चाइना में पूरा 0 टॉलरेंस कोविड पॉलिसी होना चाहिए, जिसके वजह से चाइना में ये हालत हुआ। तो इतना आरोप लगा उसके बाद भी जी जिनपिंग का क्लोज है, इसलिए उसको प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दे दिया। इस चीज़ को लेके भी लोग भड़के हुए हैं। देखो तो जो अभी का जो प्राइम मिनिस्टर है ली क्योंग, उसने अपना लास्ट रिपोर्ट एनपीसी को दे दिया, अपना स्पीच दे दिया। अब मिस्टर लियोकोंग को जो रिप्लेस करेगा उसका नाम है लियोकोंग रिप्लेस करेगा, जो कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का बहुत ही क्लोज्ड है। तो इस हिसाब से वो सेकंड रैंक लीडर कहलाएगा, ठीक है। अब द पोलिट ब्यूरो सबसे बड़ा वो होता है, समझे ना, पोलिट ब्यूरो मतलब चाइना का जो सबसे एग्जीक्यूटिव पावर है, सबसे स्ट्रांग पोलिट ब्यूरो कहा जाता है उसको।
अब एनपीसी इज द लार्जेस्ट, देखो वही बोला कि जो एनपीसी है नेशनल पीपल कांग्रेस, ये एक तरह से खाली सेरेमोनियल लेजिस्लेचर, नाम की लेजिस्लेचर है, काम उम कुछ नहीं होता है, जो बोल दी है बोल दी है, जी जिनपिंग जो बोल दिया। अब यहाँ पे तुम कंपेयर करो कि चाइना का डिफेंस का जो बजट है ना लगभग 3 टाइम ज़्यादा है भारत से, ठीक है, लगभग $73 बिलियन है। इसको 3 से डिवाइड कर दो तो इंडिया का आ जाएगा, 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, देखो तो जरा 25 का। अच्छा ये विच स्टूडेंट, अच्छा हाँ सॉरी करने के बाद फिर ठीक, रुक जा आज डेटा गलत हो रहा है। देखो 73 को ट्रिपल कर दो, ठीक है, हाँ 240 से लेके 250 का लगभग, ठीक है, 240 से लेके 250 बिलियन डॉलर चाइना खर्च करता है अपने डिफेंस पे, और इंडिया कितना खर्च करता है, ओनली $73। जबकि वहीं पे हम यदि यूनाइटेड स्टेट्स को देख ले तो यूनाइटेड स्टेट्स तुम्हारा और कई ज़्यादा है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स तो, और इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स नाटो को भी बोलता है कि तुम भी कम से कम 2% अपना जीडीपी का खर्च करो, ठीक है, और जिसके लेके वो भड़का था और नाटो से निकल गया था तुम्हारा ट्रंप, और फिर जब जो बाइडेन आया तो फिर नाटो में वो ऐड हुआ और उसका पेरिस एग्रीमेंट में भी ऐड हुआ है, समझ रहे हो ना। आगे देखो स्टैंडर्डाइज रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये बहुत ज़रूरी है कि नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हो रहा है उसको रियल टाइम एसेस करना। तो यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया है कि चलो ठीक है, इट हैड टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स ट्राइंग टू, यानी कि जो भी गैप है क्लाइमेट चेंज को लेके ना, उस गैप को हम भरेंगे और रियल टाइम स्टैंडर्डाइज हम ट्रैक करने का प्रयास करेंगे ग्रीन हाउस का। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में ऐसे ऐसे लीडर हुए हैं जिसको लगता है कि क्लाइमेट चेंज मिथ है। जैसे बोल्सोनारो देखो, बोल्सोनारो यहाँ ब्राज़ील में आके क्या बोला, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जब ट्रंप शासन में आया तो क्या बोला कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये लोग क्लाइमेट चेंज को एक मिथ मान रहा था। तो कम से कम ये रियल टाइम असेसमेंट होगा, स्टैंडर्डाइज स्टेट में जब होगा असेसमेंट होगा तो लोग मानेंगे कि सच में ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए आया है। देखो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन केम अप विद अ न्यू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ गया ना। तो ये कोशिश यही है कि ताकि प्लानेट जो वार्म हो रहा है लोगों को पता चल पाए, पॉल्यूशन से कैसे लड़ा जाए, और पॉलिसी चॉइसेस हो लोगों के पास और बेटर रिजल्ट ले पाए। हाँ, लोगों को पता चलेगा ना कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार सही स्टेप लेगी। द न्यू प्लेटफॉर्म विल इंटीग्रेट स्पेस बेस्ड, देखो स्पेस बेस्ड भी होगा, सरफेस बेस्ड भी होगा, यानी कि ये जो डेटा होगा अच्छा होगा, स्पेस का भी डेटा लिया जाएगा और सरफेस का भी डेटा लिया जाएगा, और उस आधार पे पहुंचा जाएगा कि कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, कितना खतरा हो सकता है, एंड सो ऑन। समझ गए ना। इट शुड रिजल्ट इन मच फास्टर एंड शार्पर डेटा ऑन हाउ द प्लानेट एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग, और यहाँ से पता चलेगा कि कितना तेजी से हमारा प्लानेट गर्म हो रहा है। और जानते हो तुम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड अलोन कर दो तो ग्रीन हाउस गैस में 66% कंट्रीब्यूशन है। बताओ तो इसके बाद कौन सा गैस है, मीथेन है, उसके बाद कौन सा गैस है, वेरी गुड, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, समझ गए ना। तो पहला आता है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड आता है तुम्हारा मीथेन, एंड थर्ड वन इज नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखते हैं ह्यूज, वहाँ पे देखो ध्यान दो, ह्यूज जेंडर गैप सेस ILO, यही दिए थे तुम लोगों को क्विज में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखो बोला कि बहुत बड़ा गैप है, महिला को तो मिल ही नहीं रहा है काम, ठीक है। तो देखो ह्यूज जेंडर गैप एज पर ILO, 15% वर्किंग एज वुमेन ग्लोबली वुड लाइक टू वर्क, यानी कि 15% ऐसी महिला है जो काम करने के लिए सक्षम है बट उनको काम नहीं मिलता है, और जबकि पुरुष से तुलना किया जाए तो 10.5% ऐसे पुरुष है जो काम करने के लिए सक्षम बट उनको काम नहीं मिलता है। तो पूरा वर्ल्ड का डेटा है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ह्यूज जेंडर गैप है, समझ गए, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय ILO। अब दिस जेंडर गैप रिमेन अनचेंज फॉर 2 डिकेड, देखो 20 साल हो गया, ये गैप अभी भी गैप है, बना हुआ गैप है, सेम 20 साल पहले का भी स्थिति यही था और अभी भी यही है, मतलब इतना गैप है दोनों के बीच में। ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स फॉर वुमेन एंड मैन आर वेरी सिमिलर, हाँ ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए तो दोनों का सिमिलर दिखता है, ये अलग बात है। बट ILO ने कहा है कि बिकॉज क्राइटेरिया जो यूज़ किया जाता है तो उसमें पूरी तरीके से महिलाओं को अलग कर दिया जाता है, तो इसलिए पता नहीं चलता कि गैप है कि नहीं है। और दूसरी बात है कि इसमें बताया गया कि महिलाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है पर्सनल और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके वजह से उसको पैसा नहीं मिलता है वहाँ पे, इसलिए महिलाओं के एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, है ना। तो ऐसे एक्टिविटी की वजह से महिला तो बेचारी काम नहीं कर पाती है और एम्प्लॉयमेंट भी ठीक से नहीं मिल पाता है, एंड सो ऑन। और जानते हो उसके बाद भी महिलाओं के साथ और भी प्रॉब्लम है, मैटरनिटी लीव आ जाता है,
या मेंस्ट्रुएशन लीव का बात आ जाता है तो उस पर भी तुम्हारा उसके पक्ष में नहीं जाता है बात। ये भी चीज़ है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया पर कैपिटा इनकम डबल सिंस 2014 और 15। देखो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ा है। अब देखो यहाँ पे क्या कि इंडिया का पर कैपिटा नेशनल इनकम डबल हुआ है। कितना बना है? 1,72,000। तो हम कह सकते हैं कि 1,72,000 एक आदमी कमा रहा है, ठीक है, सिंस 2014 और 15 से कंपेयर किया जाए तो अभी। मगर ये इंडिया का एज अ होल है, बट रीजनल वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा है। जैसे हम दिल्ली का बात करेंगे तो दिल्ली में आदमी एक साल में 3 लाख 3.5 लाख कमा रहा है। केरल का बात करेंगे तो 2.5 लाख से ऊपर ही होगा। बिहार का बात करेंगे तो 60,000 है, 55 से 60,000 है। तो रीजनल वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। भले ही अभी पूरा नेशनल लेवल पे 1,72,000 हो गया हो, बट रीजनल वेरिएशन टू मच। देखो वही बोला है कि एज पर द NSO कि जो एनुअल पर कैपिटा नेशनल इनकम है अभी करंट प्राइजेस पे इन्फ्लेशन जोड़ के, ठीक है, इन्फ्लेशन को जोड़ा गया है स्टूडेंट, ठीक है ना, सॉरी करंट प्राइस, हाँ, इनकम एट करंट प्राइस एस्टिमेटेड एट इतना 1,72,000 एज कम्पेयर टू 86,000 जो 2014 और 15 में था, ठीक है। यदि हम रियल टर्म पे बात करें, रियल टर्म का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम यदि इन्फ्लेशन को घटा दें, रियल टर्म मतलब वही था ना, जहाँ पे इन्फ्लेशन को घटा दे तो उस हिसाब से 35% का बढ़ोतरी हुआ है। और अभी देखो रियल टर्म में देखोगे इन्फ्लेशन घटा दोगे तो ज़्यादा नहीं हुआ है, 98,000 ही हुआ है। इन्फ्लेशन घटा दोगे तब, वो इन्फ्लेशन के साथ जोड़ के बताया गया है। 1,72,000 इन्फ्लेशन के साथ है, क्योंकि वो रियल है ना। रियल में क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है ना जी, ठीक है, सॉरी नॉमिनल में होता है ना, और रियल में इन्फ्लेशन घटाया जाता है। तो देखो तुम्हारा जो कांस्टेंट प्राइस है वो तुम्हारे 98,000 यानी कि 1 लाख ही कमाता है रियल टर्म्स में, जहाँ पे तुम्हारा इन्फ्लेशन यदि खत्म कर दिया जाए तो। ये भी एक चिंताजनक वाली बात है। मोस्ट ऑफ दिस इंक्रीज हैज एट्रीब्यूटेड टू, और जो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वो ज़्यादा इंक्रीज 10% ऑफ पॉपुलेशन को ही हुआ है, जिसके पास पहले से रिसोर्सेज था। हमने कहा है कि कोविड के बाद जब से डिजिटलाइजेशन आया है तो जो अमीर था वो और अमीर होते चला जा रहा है, सही बात है ना, और जो गरीब है वो और गरीब होते चला जा रहा है। तो उसी का रिपोर्ट है स्टूडेंट। आगे देखो, रसिया अकाउंट्स फॉर 35% द कूड शेयर इन फेब्रुअरी। ये तो जानते हो, इतना तुम लोग जान रहे हो है ना। अब यहाँ पे देखो कि इंडिया, रसिया अभी देखो 35% क्रूड शेयर हमारा फरवरी में आया वहाँ से, 35% ये फरवरी में लाए हैं वहाँ से, क्योंकि पहले इराक था, उसके बाद सऊदी अरब था, सबको रिप्लेस कर लिया रसिया ने। और कल बताए थे ना रसिया का क्या है नाम क्रूड ऑयल का? उराल क्रूड ऑयल। इंडिया इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रसिया सोड टू रिकॉर्ड ऑफ 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे। देख रहे हो ना, यानी कि प्रत्येक दिन में कितना लाता है भारत? 1.6 मिलियन बैरल्स लाता है पर डे, समझ गए ना। और ये बहुत ज़्यादा है, यदि हम कंपेयर करते हैं इराक और सऊदी अरब को जोड़ के भी तो उससे भी ज़्यादा है ये। तो हम पर डे बहुत ज़्यादा रसिया से क्रूड ऑयल मंगवा रहे हैं, समझ गए ना। ये हो गया। रसिया कंटिन्यू टू बी द सिंगल लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल फॉर अ 5th स्ट्रेट मंथ, यानी कि 5 मंथ में लगातार रसिया सबसे ज़्यादा बना हुआ है। वही दाम सस्ता है, रुपये में डील हो जाता है, ये सब हमारा एडवांटेज है, ठीक है ना। और इसमें से जो सबको ज़्यादा सबसे फ़ायदा हुआ है तो वो तुम्हारा अंबानी को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अंबानी का अपना ऑयल प्रोसेसिंग भी है, तुम्हारा रिफाइनरी है ना जी, तो वो मंगा के पूरा कमा रहा है अच्छे से। तो इंडियन रिफाइनर्स कंटिन्यू टू स्नैप। देखो इंडियन रिफाइनर स्पेशली अंबानी जो जिसका रिफाइनरी है वो इस तरह का डिस्काउंट वाला प्राइस को एंजॉय कर रहा है। ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरब, देखो सऊदी अरब से जो ऑयल इंपोर्ट हो रहा था वो 16% घटा है, और यूनाइटेड स्टेट के साथ लगभग 40% घटा है। समझ में आ गया ना। अब देखो इराक कितना सप्लाई किया है? 9 लाख बैरल्स पर डे ऑयल इन फरवरी, जबकि सऊदी अरब कितना किया है तुम्हारा? 6 लाख बैरल्स पर डे किया है। बट वहीं पे देखो ये तो 1.6 मिलियन बैरल्स है, तो ज़्यादा है। अब ये आगे निकल गया है। आगे देखो हो गया। इंडिया, देखो सेम वही न्यूज़ है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। तो पहला कौन है? यूनाइटेड स्टेट। बताओ यूनाइटेड स्टेट कितना है पर डे? देखो बताओ पर डे कितना कंज्यूम कर रहा है ये लोग? 20 मिलियन बैरल पर डे है। यूरोप 13.6 पर डे है। यानी कि ये लोग हम पे आरोप लगाता है कि तुम लोग फजल फ्यूल इतना कर रहे हो। भाई करना तो सब जरा यही कर रहा है, देख रहे हो ना। 20 मिलियन बैरल पर डे मंगवा रहा है। इंडिया का देखो, इंडिया कितना कम है उस हिसाब से देखा जाए तो 5 है तुम्हारा। इंडिया केवल तुम्हारा 5 मिलियन बैरल पर डे है। 1.6 तो अभी रसिया से मंगवा रहा है, बाकी भी मंगवाएगा ना कहीं कहीं से। तो इंडिया मात्र 5 मिलियन बैरल पर डे यूज़ कर रहा है, वही यूनाइटेड स्टेट्स के 4 गुना ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और आरोप लगता है भारत पे कि तुम जला रहा है इतना, और हमारा जानते हो कि पर कैपिटा कंजम्पशन भी बहुत कम है।
और फिर भी हम पेरिस एग्रीमेंट में ग्लासगो समिट में सबसे आगे लीड करते हैं पावर। अब देखो पॉपुलेशन कितना है, 140 करोड़ है। अब वहां पे देखो कितना पॉपुलेशन है, 32 से 33 करोड़ है। कितना डिफरेंस देख रहे हो। देखो सोलर में ना राजस्थान सबको पीछे छोड़ दिया है, राजस्थान आगे निकल गया, ठीक है, सोलर एनर्जी में, ठीक है। वही दिया गया है कि सोलर एनर्जी में राजस्थान सबसे आगे चला गया। आगे देखो इरिगेशन डिमांड हमारा ऑन वाटर इज क्वाइट ह्यूज, इरिगेशन डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उसमें फिगर दिया गया है, देखो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है, इरिगेशन कंजम्पशन, देखो इरिगेशन बहुत ज़्यादा है ना, दिख रहा है तुम लोग को, इरिगेशन बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन कम है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यदि पानी के डिमांड में सबसे ज़्यादा इरिगेशन ही लगता है, सिंचाई में। दूसरा देखो सीमेंट प्रोडक्शन सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। और सीमेंट प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतना ही सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। और हम जानते हैं कि इस बार 10 लाख करोड़ रुपया दिया गया है बजट में, इसका मतलब सीमेंट प्रोडक्शन बहुत ढेर सारा होने वाला है। और दूसरी बात देखो, ये चलो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, 66% अभी रिसेंट आकर आया था, 66% जो सीमेंट प्रोडक्शन होता है वो तो तुम्हारे जैसा मेरे जैसा आदमी ही यूज़ करता है। तो इसलिए सरकार को बोला गया था कि इस पे जो जीएसटी का स्लैब आप जो 28% लगाए हैं सीमेंट पे, वो कम कर देना चाहिए। क्यों कम कर देना चाहिए? क्योंकि सीमेंट जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका 66% आदमी लोग यूज़ कर रहा है घर बनाने के लिए, मिडिल क्लास भाई लोग, और उसको आप 28% लगा देंगे टैक्स जीएसटी स्लैब, तो गलत हो जाएगा ना। तो कम करिए इसको, 14% करिए, 10% करिए। तो ये मांग उठा था, समझ गए। आगे बढ़ो। गवर्नमेंट ये जानते हो कि सरकार देखो एमजी नरेगा पे कितना डिक्लाइन की है ना, घटते घटते देखो कितना हो गया, 1.3 या 4% ऑफ जीडीपी हो गया, बहुत कम हो गया, हम जानते हैं, न्यूज़ में देखे थे हम लोग। और दूसरी बात ये है कि देखो वेस्ट बंगाल कितना खर्च करती है, वेस्ट बंगाल बहुत खर्च करती है इस पर, ठीक है। उसके बाद राजस्थान खर्च करती है। रसिया रिप्लेस इराक, बिल्कुल अभी जस्ट बात किए थे, रसिया ने रिप्लेस कर दिया इराक को भी टॉप पोजीशन पे, और रिलायंस जियो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इसका। आगे देख लो, रैंडम थॉट देखो स्टूडेंट। हाँ, हुज ट्रेजेडी पता है ना तुम लोग को, आया है। मिथाइल अल्कोहल जिसको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, है ना, और कहीं ना कहीं यही रीजन है तुम्हारा हुज ट्रेजेडी के लिए। सही बात है कि नहीं है, बताओ? करेक्ट स्टेटमेंट है ये। इलिसिट लिक्विड ट्रेजेडी मतलब क्या, वही हुज ट्रेजेडी। दूसरा देखो प्रोविज़न भी एक्चुअली डीपीएसपी का ही हिस्सा है, बट यूज़ नहीं किया है, बहुत सारे स्टेट यूज़ नहीं किए हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोविज़न इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, पार्ट होना चाहिए थी, इसलिए गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए कि प्रोविज़न इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 223 देख लो, इंटरवेनियसली एडमिनिस्टर फोमापिजोल इज द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर द पीपल अफेक्टेड बाय द हुज ट्रेजेडी। सही बात है, वो हम लोग बताए थे ना, हम लोग बात किए थे ना कि एक दवाई है जो काम आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये दवाई काम आता है जब जो भी लोग हुज ट्रेजेडी से ग्रसित हो जाते हैं, यानी कि गलत दारू पी के ग्रसित हो जाते हैं, तो उस समय ये दिया जाता है। हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम, देखो हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो मिसाइल डिफेंस के रूप में वो काम भी, यानी कि मिसाइल डिफेंस के रूप में भी काम कर सकता है। यानी कि दूसरी जगह से अटैक हुआ बट इट कैन प्रोटेक्ट यू, इसलिए गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम कैन इवेड मिसाइल डिफेंस शील्ड, यानी कि मान लो कि मिसाइल वहाँ छोड़ा गया तो हाइपरसोनिक सिस्टम इतना है कि उसको भी वो सह लेगा। समझ गए? आगे देखो, मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 64.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78.37 होता है। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। ट्रीटी ऑन प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको बोलते हैं TPNW, ठीक है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियर बैन ट्रीटी है, जानते हो, जो कि 2021 में हुआ था, और इंडिया तो साइन नहीं किया है इसको, इंडिया साइन नहीं करेगा, जानते हो। वॉज नेगोशिएटेड विद द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द लार्जली अनअटेंडेड डिसआर्ममेंट पिलर ऑफ NPT, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि अभी हुआ बट इंडिया इसका साइन नहीं किया, वही न्यूक्लियर बैन ट्रीटी है, करना चाहिए। और ये सब तुम्हारा जो डेवलपिंग कंट्री है वो सब आया था, बताए थे ना, डेवलप कंट्री नहीं आया था। आगे देखो, इंडिया, बिल्कुल इंडिया पार्टी नहीं है, इंडिया पार्टी नहीं होगा इसका, कि इंडिया पार्टी है, देखो तो नहीं, इंडिया पार्टी नहीं होगा इसका, ठीक है। इंडिया विल नॉट पार्टी, इंडिया नहीं करेगा, इंडिया करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। बोला कि जितने भी 4 टाइप्स के इन्फ्लुएंजा होते हैं क्या ह्यूमन बींग को इम्पैक्ट करता है, तो ऐसा नहीं है, सब नहीं करता है। कल के न्यूज़ में देखेंगे हम लोग, कल लाइटर तुम बताऊंगा मैं तुमको। जो मेन होस्ट फॉर इन्फ्लुएंजा B and C आर ह्यूमन्स एंड इन्फ्लुएंजा D वायरस हैज़ बीन इम्पैक्ट टू द कैटल, गोट एंड पिग्स, ठीक है। ये कल के न्यूज़ में तुम लोग को ज़्यादा बेटर पता चलेगा। कितना है नंबर देखो तो, हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है
कि इन्फ्लुएंजा बी और सी ह्यूमन को इम्पैक्ट करता है, बट जो इन्फ्लुएंजा डी है वो तुम्हारा ज़्यादातर कैटल को, गोट को, पिग को इम्पैक्ट करता है। इसके बारे में मैं न्यूज़ बताऊंगा कल, पूरा तुम्हारा वो H3N2 से रिलेटेड है ये। एंथ्रैक्स, बुसलिस, प्लेग और लेप्टोसेरीपेरिस आर द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल जोनोसिस। ये सब क्या है, तुम्हारा बीमारी है, समझ गए ना, जो कि तुम्हारा अलग अलग कैटल सबको होता है। 230 देखो आंसर इसका, हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये फैक्ट दे दिएगा। ONDC तुम्हारा इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। हाइबूसा 2 स्पेसक्राफ्ट, जिसका काम है तुम्हारा जो रेगू एस्टेरॉयड है उसका मिनरल्स करना, और ये इनिशिएटिव किसका है, चाइना का इनिशिएटिव है, ये जापान का इनिशिएटिव होगा, गलत है, ये जापान का इनिशिएटिव होगा स्टूडेंट। अग्निवीर स्कीम जो आया था, ठीक है ना, वो करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें 17 साल से लेके 21 साल तक का होना चाहिए। रिक्रूटमेंट पीरियड 4 साल के लिए होगा, और जिसमें तुम्हारा रिटेंटिविटी क्या होगा, 25% लोग को रखा जाएगा 15 साल के लिए, और करेक्ट स्टेटमेंट है। जगुआर इज द ओनली बिग कैट स्पीसीज इन द न्यू वर्ल्ड, क्या जगुआरी है केवल तुम्हारा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है ये, ठीक है, जगुआर होगा, चेक कर लेना। बार्थिनन मार्बल स्कल्पचर इज द बोन ऑफ द कंटेंशन बिटवीन ब्रिटेन एंड ग्रीस, सही बात है, ये जो जगह है ना स्कल्पचर, वो ब्रिटेन और ग्रीस का कंटेंशन है ये, यानी कि दोनों डिस्प्यूटेड है ये। बुकर प्राइज इज गिवन एवरी ईयर फॉर द बेस्ट नोवेल रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश इन द UK और आयरलैंड, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये न्यूज़ में चला था ना अभी बुकर प्राइज के बारे में। मोस्ट ऑफ द सोलर पैनल्स आर ऑप्टिमाइज एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 to 30 डिग्री, सही बात है, बट इससे क्या होता है कि तुम्हारा एफिशिएंसी सोलर पैनल का इंक्रीज नहीं होता है, इनफैक्ट घट जाता है, समझे, इतना इंक्रीज नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट गलत होगा, देखो वहाँ पे, हाँ गलत है, घट जाता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस डिकेड जूट प्रोडक्शन, देखो जूट प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तो घटा है, जूट प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही घटा है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यदि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का देखें तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टेररिस्ट को भी डेजिग्नेट किया जा सकता है, सही बात है, और होम मिनिस्टर के अंदर होता है ये तुम्हारा। धर्मागार्जन, ठीक है, ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और जापान का, करेक्ट स्टेटमेंट है ये, समझ गए, करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे बहुत सारा होता है ना जी, मिलिट्री ट्रेनिंग होता है दोनों का, जैसे बताओ तो नेपाल के साथ क्या है,